Namaskar and hello everyone. My name is Monica Paliwal, Assistant Professor of Biani Law College. हम आपके लिए आज इस खास वीडियो में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों के निर्वचन विषय पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एग्जामिनेशन टाइम में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का वक्त नहीं होता, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कम से कम कवर कर लिए जाएं। इसीलिए आपकी बुक्स के अलावा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करने के अलावा इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से ये सभी क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सबसे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्याख्या करना या निर्वचन करना। नाउ व्हाट इज व्याख्या और निर्वचन? निर्वचन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, किसी भी लॉ के बारे में बात करते हैं, किसी भी बेयर एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं और उस हर वर्ड का, उस हर सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होता है। जब पार्लियामेंट ने कानून तैयार किया या किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना वो लॉ इनैक्ट किया, तब उस समय एग्जैक्टली हमारी पार्लियामेंट का, संविधान बनाने वालों का या किसी भी कानून बनाने वालों का क्या इंटेंशन था, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या सेंस था, वो आज हम यहाँ उनसे डायरेक्टली कन्वर्सेशन करके नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए जब भी हम बेयर एक्ट को यूज़ करते हैं, जब भी हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शब्दावलियाँ, जो भी टर्म्स, जो भी वर्डिंग्स उस पूरे एक्ट में यूज़ की गई है, द एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, every line is important, every comma, full stop, question mark, either or, neither nor, but, also, although, everything is important. हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि इस एक्ट का कोई भी लाइन, कोई भी शब्द यूं ही लिख दिया गया है। और इसीलिए हमारे इस एक्ट को, हमारे इस कानून को, स्टैट्यूट को हम कहते हैं लॉ, कानून। इस एक्ट को, इस स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करने का काम, इसको समझाने का काम, इसकी व्याख्या करने का काम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहलाता है। यानी कि इन अ वेरी शॉर्ट एंड ईजी लैंग्वेज वी कैन से कि जब हम किसी भी लॉ का, जब हम किसी भी कानून की व्याख्या करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। नाउ ये इंटरप्रिटेशन कौन करता है? देखिए, हमारे सोसाइटी में तीन मेन पिलर्स कहे जाते हैं। द फर्स्ट इज लेजिस्लेशन, द सेकंड इज जुडिशरी एंड द थर्ड इज एग्जीक्यूटरी। लेजिस्लेशन का काम कानून बनाना है, जुडिशरी का काम जजमेंट्स को देना है और एग्जीक्यूशन का काम, एग्जीक्यूटरी का काम उसको एग्जीक्यूट करना है। हमारे जब लेजिस्लेशंस तैयार हो जाते हैं तो उसको इंटरप्रिटेट करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये करने का काम जो करती है वो हमारी जुडिशरी करती है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, संविधियों का निर्वचन, जो कि कानून लेजिस्लेटिव असेंबली ने, पार्लियामेंट ने बनाया और जिसको इंटरप्रिटेट करने का काम हमारी जुडिशरी ने किया। नाउ आप भी जानते हैं कि जब हम घर में कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हर काम की, हर बात के कुछ नियम होते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये डूज एंड डोंट्स, ये डूज एंड डोंट्स हेल्प करते हैं इस बात को डिसाइड करने के लिए कि कोई काम कितना परफेक्शन से किया जाएगा, कोई काम कितना 100% किया जाएगा। और इसीलिए ये डूज एंड डोंट्स की हेल्प से हमें कब करना है और कब नहीं करना है, ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बेसिकली इज अ अनकोडिफाइड लॉ, यानी कि आप इसमें किसी भी टाइप का कोई भी सेक्शन नहीं पढ़ेंगे। ये एक अनकोडिफाइड लॉ है और अनकोडिफाइड लॉ होने की वजह से इसमें हम केवल और केवल उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, उन नियमों को पढ़ेंगे, उन सारी बातों को पढ़ेंगे जो जुडिशरी को, जजेस को, किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को, किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि जजेस के लिए वो डूज और वो डोंट्स डिसाइड किए गए हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में संविधियों का निर्वचन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ये काम करना चाहिए और ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के वो सारे नियम।
यहां पर मैं सबसे पहले आपके साथ जो नियम शेयर करने जा रही हूं दैट इज लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिटरल एंड ग्रामेटिकल, सबसे पहले तो हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। लिटरल वर्ड डेली रूटीन में भी हम कई बार यूज करते हैं। हम कई बार ये बात बोलते हैं, ओ आई एम लिटरली सेइंग ना, लिटरली आई एम टेलिंग यू, लिटरली ही वाज वेरी गुड, लिटरली शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। लिटरली, लिटरली मीन्स कि जो अभी अभी आपने शब्द कहे, जो अभी अभी बात आपने कही, वो शब्द वो बात केवल यूं ही निरर्थक नहीं है। हर शब्द की वैल्यू है, हर बात की वैल्यू है। इसीलिए आप अपने ही शब्द पर एक और मोहर लगाकर ये कहते हैं, सीरियसली लिटरली आई एम टेलिंग यू, लिटरली आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, लिटरली शी वाज लुकिंग प्रिटी, लिटरली इट इज परचेज्ड बाय दैट शॉप, वगैरह वगैरह। लिटरली, लिटरली मीन्स कि जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो भी वर्ड्स यहां पर यूज किए गए हैं, उन वर्ड्स को एज इट इज चलने दीजिए। उन शब्दों को एज इट इज इंटरप्रिटेट करना लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कुछ इसी तरह की बात करता है। लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, किसी शब्द की जैसी व्याख्या दी गई है उसकी वैसी व्याख्या करना, सिर्फ शब्दों शब्दों के सहारे चलना, लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है तो हम इसमें किसी भी तरह का और छेड़छाड़ करने की बजाय डायरेक्टली सिर्फ लिटरल शब्दों को पकड़कर, एंड डेफिनेटली ग्रामर को पकड़कर हम उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एंड दैट इज लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट के लिए जा रहा है। अगर हम इसका ये इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम इसका ये सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सो डेफिनेटली ये इसका एक क्रिस्टल क्लियर लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन या ट्रांसलेशन कहलाएगा। सो द फर्स्ट रूल इज कि जजेस को हमेशा किसी भी बेयर एक्ट को, किसी भी एक्ट को, किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के सहारे उसने जैसे शब्दों का प्रयोग एक्ट में किया गया है, स्टैट्यूट में किया गया है, कानून में किया गया है, विधायन ने किया है, उसको वैसा का वैसा ही इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारे पास दूसरा नियम आता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। गोल्डन, हम गोल्डन को गोल्ड से कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने ऑप्शन दूं कि आपको सिल्वर चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए, या कोई आयरन चाहिए, या कोई और मटेरियल चाहिए, मेटल चाहिए, या गोल्ड चाहिए, सो डेफिनेटली एवरीबडी विल चूज गोल्ड। हर कोई यही प्रेफर करेगा कि यस गोल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेटली गोल्ड कंपैरेटिवली प्रीशियस है, गोल्ड कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड की कंपैरेटिवली वैल्यू है। अगर आपको कहा जाए कि हम गोल्ड की भी अलग अलग कैटेगरीज की बात करें, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस टाइप के सोने को लेना पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली आप कहेंगे खरा सोना। और जब हम खरे सोने की बात करते हैं, सो वही गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाता है। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जुडिशरी को कभी भी किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करते समय उसमें किसी भी तरीके के शब्दों को जोड़ना तोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी अननेसेसरी वर्ड को उसमें मर्ज नहीं करना चाहिए, किसी भी शब्द को अपने हिसाब से उसमें ऐड ऑन नहीं करना चाहिए, और जैसा का जैसा दिया है उसकी खरी की खरी व्याख्या करना, जैसे शब्द दिए हैं वैसा का वैसा खरा खरा इंटरप्रिटेशन करना गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाता है। एंड बेसिकली इंटरप्रिटेशन के सभी नियमों में गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। क्योंकि जब हम बहुत सारी मेटल्स के बीच में, बहुत सारी धातुओं के बीच में अगर गोल्ड की बात करेंगे तो हम गोल्ड को ही प्रायोरिटी देंगे। उसी तरीके से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन के नियमों के बीच में हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को इसीलिए वेटेज देते हैं क्योंकि गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सीधे सीधे खरे सोने जैसी बात करता है। वो केवल यही बताता है कि गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत जुडिशरी को किसी भी अन्य शब्दों को, किसी भी दूसरे तरीके के वर्ड्स को उसमें ऐड ऑन करने की बजाय सीधे सीधे यही काम करना चाहिए कि जैसा दिया है वैसा का वैसा ही उसका इंटरप्रिटेशन करके दिया जाए। सो ये कहलाता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन।
तीसरे नियम की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आईपीसी में मिसचीफ को परिभाषित किया गया है, इट इज डिफाइंड इन आईपीसी मिसचीफ। आईपीसी के अकॉर्डिंग मिसचीफ की एक परिभाषा दी गई है। हम मिसचीफ के अंदर ऐसी बातों को मर्ज करते हैं जब हम किसी भी एक वस्तु को ना तो नष्ट किया जाए या नष्ट कर दिया गया है, या उसको उपयोगी नहीं रहने दिया गया है, यानी कि वो आपके काम की नहीं रह गई है, या फिर किसी मटेरियल, किसी वस्तु का, किसी चीज का इतना मैनिपुलेशन, उसको उसका स्टेटस इतना चेंज कर दिया गया है कि अब उसको उसके ओरिजिनल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। आई रिपीट, मैं सिर्फ आईपीसी के अकॉर्डिंग मिसचीफ की डेफिनेशन बता रही हूं। किसी वस्तु को नष्ट करना, उसकी वैल्यू कम करना, या उसको इतना ट्रांसफॉर्म कर देना, उसका स्टेटस इतना चेंज कर देना कि उसको वापस से उसके ओरिजिनल, उसके मूल रूप में वापस नहीं पाया जा सकता है, ये मिसचीफ कहलाता है। अब ये मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आइए देखते हैं। अभी अभी हमने कहा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बेयर एक्ट का बनना अपने आप में जितना इंपॉर्टेंट है, किसी लेजिस्लेशन का बनना अपने आप में जितना इंपॉर्टेंट है, किसी स्टैट्यूट का, किसी एक्ट का अपने आप में बनना जितना इंपॉर्टेंट है, वो बनने के साथ साथ जनता के बीच में आना, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट्स होना और जुडिशरी का उसको अप्लाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये तो उसी तरह से होगा कि एक खाने की थाली बहुत सारे व्यंजनों के साथ तैयार की गई, लेकिन मेहमान आने पर परोसी ही ना जाए। ऐसा हमें नहीं करना है। इसीलिए जब भी कोई स्टैट्यूट बनकर तैयार होता है तो हमेशा जुडिशरी उसका इंटरप्रिटेशन करती है, उसको अपने जजमेंट्स में यूज करती है, ताकि वो जन कल्याण के लिए या जिसके लिए भी वो बनाया गया है, आगे जाकर वो सारी चीजें उसमें काम आ सके। मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यहां पर यह कहता है कि अगर जुडिशरी ने किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करते समय अगर उसमें मिसचीफ की एंट्री होने दी, तो यहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के ऊपर 0 हो जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पर मिसचीफ के आने से गलतियां कैसे होंगी, आइए सीखते हैं। अगर जुडिशरी किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करते समय कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन करती है कि उस एक्ट की वैल्यू ही खत्म हो जाए, उस एक्ट की वैल्यू कम हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से वो एक्ट इतना ज्यादा परिवर्तित सा दिखाई देने लगे कि जिस पर्पस ये बनाया गया था उस पर्पस तो इसका काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें मिसचीफ की एंट्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फीमेल के लिए, विमेंस के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया कि उनको घर में किसी भी तरह के वायलेंस से, किसी भी तरीके के टॉर्चर से, हेरसमेंट से बचाने के लिए। मान लीजिए अगर जुडिशरी इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन करते समय इन्हीं विमेंस को प्रोटेक्शन ना दे तो क्या यहां पर मिसचीफ रूल की एंट्री नहीं हो जाएगी? मान लीजिए एक डाउरी एक्ट बनाया गया, दहेज का अधिनियम, और इस दहेज के अधिनियम को इंटरप्रिटेशन करते समय अगर जुडिशरी इस दहेज के लिए ही आवाज ना उठाए तो फिर किस बात का एक्ट? एक लेबर लॉ बनाया गया, अगर लेबर लॉ एक्ट बनाते समय इन्हीं कारखानों के कारीगरों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, इनके वेलफेयर, इनके हेल्थ के लिए ना सोचा जाए तो फिर किस बात का एक्ट? और अगर जुडिशरी वहां पर अपनी तरफ से किसी भी वर्ड का मैनिपुलेशन कर रही है, अगर जुडिशरी वहां पर किसी भी तरीके से वर्ड्स के साथ में छेड़छाड़ कर रही है, अगर जुडिशरी वहां पर उस एक्ट को उतना वैल्यू, उतना वेटेज, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि मिसचीफ की एंट्री हो जाएगी। या तो उस एक्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, या उस एक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर उस एक्ट को एक ना के बराबर सा एक्ट समझकर यूज किया जाएगा। सो ऐसा हमें नहीं होने देना है, ऐसा जुडिशरी को नहीं होने देना है, और इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन करते समय मिसचीफ की एंट्री ना होने पाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हार्मोनियस एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। देखिए हाँ, एक चीज़ और, मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द फर्स्ट इज लेडी चटर्जीज लवर, रंजीत डी उडेसी का केस है, एंड द सेकंड केस इज आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दोनों केसेस में अपनी अच्छी खासी स्टोरीज बताते हुए ये समझाया गया है कि कैसे मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत
एक एक्ट को इंटरप्रिटेशन करते समय उसमें मिसचीफ की एंट्री ना होने पाए। फिर हम आते हैं हार्मोनियस एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मीन्स हार्मनी, हार्मनी मीन्स द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन सामंजस्य, सामंजस्य दो पार्टीज। जब सामंजस्य की, हार्मनी की, कोऑर्डिनेशन की बात होगी सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी टू पार्टीज। और अगर दो पार्टीज की बात हो रही है तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि किसी भी केस के अंदर हमेशा दो ही पार्टी होती हैं, लेकिन वो दो पार्टी आपस में सेम कैटेगरी की हैं, अलग कैटेगरी की हैं, एक वर्ग की हैं, अलग वर्ग की हैं, ये बहुत मैटर करता है। आइए देखते हैं कैसे। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का नियम ये कहता है कि अगर कोई एक्ट किन्हीं दो वर्गों के फायदे के लिए या दो विशिष्ट वर्गों के लिए बनाया गया है तो उनमें हार्मनी बनी रहनी चाहिए। देखिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पर एक साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हार्मनी की, कोऑर्डिनेशन की, सामंजस्य की बात करता है, और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन आपस में उनको बेनिफिट देने की बात करता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जब बनाया गया होगा तो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों के लिए बनाया गया होगा। यदि मान लीजिए इस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के तहत अगर जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करते समय केवल और केवल मकान मालिक का प्रोटेक्शन करती रहे, केवल और केवल मकान मालिक के फायदे की बात करती रहे, केवल और केवल मकान मालिक को ही हेल्प आउट करती रहे, तो क्या हार्मनी जैसा कुछ दिखाई देगा? सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। मान लीजिए अगर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के तहत केवल किराएदार की बातों को सुना जाए, मकान मालिक की बातों पर ध्यान भी ना दिया जाए, केवल किराएदार को सपोर्ट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, हेल्प किया जाए, तो डेफिनेटली किराएदार इस बात का मिसयूज जरूर करेंगे। इसीलिए किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करते समय हार्मनी का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो एक्ट हार्मनी बनाने के लिए उन दोनों वर्गों के लिए ही बनाया गया है। तो आपस में ये हार्मनी बनाना, ये सौहार्द बनाना, ये कंस्ट्रक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन बना रहे, मेंटेन रहे। नाउ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई एक्ट बना है तो किसी ना किसी क्लास के लिए, किसी ना किसी वर्ग के फायदे के लिए ही बनाया गया होगा, और इसीलिए उस एक्ट को बनाते समय जिस वर्ग के लिए, जिस विशिष्ट वर्ग के लिए अगर कोई एक्ट बनाया गया है तो इस बात का पूरा वेटेज रखा जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए, इस बात की पूरी तवज्जो रखी जाए कि उस विशिष्ट वर्ग को प्रोटेक्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल, लेबर वेलफेयर एक्ट। मान लीजिए कोई एक ऐसा एक्ट है कि एक लेबर वेलफेयर एक्ट जो कि श्रमिकों के वेलफेयर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। और अगर इस लेबर वेलफेयर एक्ट के तहत अगर कोई भी लेबर अगर कोर्ट में आकर अपनी बात रखता है और अगर जुडिशरी, अगर जजेस उसकी बात ना सुने, अगर उसकी बात को इग्नोर करें, अवॉइड करें, ध्यान ना दे, तो क्या ये लेबर वेलफेयर एक्ट के बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया नियम होगा? नहीं। मान लीजिए एक एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्ट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी अगर हम नहीं माने, हम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए अगर बात करें, सो अगेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया, और अगर उसमें एक महिला को ही प्रोटेक्शन ना दिया जाए, एक महिला के ही बेनिफिट की बात ना की जाए, तो ये गलत होगा। तो कुल मिलाकर जब भी हमारे जजेस किसी भी एक्ट का इंटरप्रिटेशन करें और अगर कोई एक्ट दो विशिष्ट वर्गों के लिए जो कि एक दूसरे के साथ है, मान लीजिए डॉक्टर एंड एम्प्लॉयज़ है, कोई कॉरपोरेट सेक्टर और उसके एम्प्लॉयज़ हैं, कोई मकान मालिक और किराएदार है, किसी फैक्ट्री के, किसी कारखाने के मजदूर और वहाँ के ठेकेदार हैं, अगर ऐसे कोई भी दो विशिष्ट वर्ग हैं, अगर ऐसे कोई भी दो डिफरेंट क्लास हैं, दो कैटेगरीज हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए एक तो हार्मनी और एक बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, दोनों का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। ये बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का नियम कहलाता है। इसके बाद हम हमारे 5th क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट। पीनल स्टैट्यूट मीन्स दांडिक कानून। दांडिक कानून मीन्स जो आपको पनिशमेंट देने वाले या पनिशमेंट बताने वाले लॉज होते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट के अंदर हम ये पढ़ेंगे, देखिए लॉ ये कहता है कि कभी भी कोई भी दोषी व्यक्ति भले ही बचकर निकल जाए, लेकिन कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई सजा ना मिलने पाए, इस बात की कोशिश लॉ हमेशा करता है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई दांडिक कानून है, द फर्स्ट रूल इज उसका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी को एकदम स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए। किसी भी दांडिक कानून का निर्वचन सख्त तौर पर किया जाना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट का दूसरा नियम कहता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर कोई कार्य जिस समय किया गया था उस समय अपराध नहीं था और अगर बाद में कोई नया कानून बनकर उसको अपराध डिक्लेयर किया जाता है तो पुराने किए गए कार्य के लिए नए कानून बनने की वजह से पुराने व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मान लीजिए एक समय पर फसलें काटना और चुराना अपराध नहीं होता था। मान लीजिए एक समय पर, आज से बहुत सालों पहले तो शिकार करना भी अपराध नहीं होता था, लेकिन अगर बाद में कोई नया कानून बनकर शिकार खेलना अपराध माना गया, फसल काटना या चुराना अपराध माना गया, तो पुराने किए गए किसी कार्य के लिए उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। पीनल स्टैट्यूट का थर्ड नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और अगर आगे जाकर कोई कानून ऐसा बनता है कि उसकी सज़ा को कम कर देता है, उसकी सज़ा में लिबरलिटी रखता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक क्रिमिनल को या फिर एक गिल्टी पर्सन को उसका बेनिफिट दिया जा सकता है। यानी कि पुराने किए गए किसी कार्य के लिए बाद में उसको अपराधी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पुराने किए गए किसी कार्य के लिए अगर उसकी सज़ा में आगे जाकर कोई कमी की जा रही है तो वो हम कर सकते हैं। पीनल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन हमें स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए। अगर कई सारे पीनल स्टैट्यूट्स में अलग अलग जगहों पर पनिशमेंट का या पेनल्टी का प्रोविज़न दिया गया है तो लॉ को हमेशा उन सबका एक कंबाइंड रिजल्ट निकालकर ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसका पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ है जिसमें दहेज के लिए कॉमन पनिशमेंट 6 साल दी है, डाउरी एक्ट में कोई और पनिशमेंट दी है और किसी और एक्ट में कोई और पनिशमेंट दी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इन सारी पनिशमेंट्स को मर्ज करके किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा दे दें। यानी कि पीनल स्टैट्यूट्स में जितने भी पीनल स्टैट्यूट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन कंबाइंडली करके उसकी पेनल्टी, उसका पनिशमेंट डिसाइड करके उस व्यक्ति को सज़ा दिया जाना चाहिए। सो पीनल स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए। पीनल स्टैट्यूट्स के लिए जो भी नियम है वो बहुत अच्छी तरह से आपकी बुक या आपकी जो भी नेट पर भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप पीनल स्टैट्यूट्स के इंटरप्रिटेशन करते समय इन 4-5 बातों को ज़रूर हाईलाइट्स करते हुए ही अपना क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करें। इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए हम आपसे सेकंड वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।